कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। दिस वीडियो इज स्पेशली फॉर यू। एक एक चैप्टर की मैं डिटेल्ड बताऊंगी। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू नीट आई क्वांटा। माय नेम इज कृति, आई एम योर केमिस्ट्री एजुकेटर। सो दिस वीडियो इज स्पेसिफिकली फॉर नीट 2026। इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के पूरे चैप्टर्स का डिटेल्ड समझेंगे कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। सो एवरीथिंग यू वांट टू नो इन केमिस्ट्री, दिस वीडियो इज स्पेशली फॉर यू। तो आप लोगों को ये वीडियो एंड तक देखना है। एज वी गाइज नो 2025 में केमिस्ट्री का पैटर्न भी चेंज हुआ, जैसे फिजिक्स और बायो में हमने देखा। इट्स नॉट अबाउट कि पैटर्न चेंज हुआ है गाइज, इट्स एक्चुअली व्हाट इज देयर। कंपटीशन बढ़ रहा है हर साल, एवरी ईयर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयरिंग आर इंक्रीजिंग। तो उसका पर्सपेक्टिव देखते हुए पेपर में थोड़े चेंजेस आएंगे ही, और थोड़ा बहुत टफनेस भी आएगी। नॉट इन द टर्म्स ऑफ टफनेस, विल से कि कॉन्सेप्चुअल बेस ज़्यादा हो जाएगा रादर देन एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन्स है। सो ये वीडियो में मैंने हर एक चैप्टर का एक डिटेल पार्ट लिखा है, सब टॉपिक्स लिखा है, जो हेल्प करेंगे आपको आपकी केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग करने में। सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स बिगिन विद आवर वीडियो टुडे, दैट्स अबाउट केमिस्ट्री सिलेबस 2026। सो फर्स्ट विल टॉक अबाउट फिजिकल केमिस्ट्री। जैसे हमें पता है कि केमिस्ट्री में 3 ब्रांचेस वी हैव, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, एनऑर्गेनिक। आप सब उसके बारे में अब तक पढ़ भी रहे होंगे। सो पहले हम फिजिकल केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं, और एक एक चैप्टर की मैं डिटेल्ड बताऊंगी, मतलब उस चैप्टर का सब टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगी जो इम्पॉर्टेंट है फॉर ईयर 2026। नेक्स्ट ईयर जिन बच्चों ने बेसिकली अगर ड्रॉप भी लिया है, या जो अभी 12th में भी है, आप समझ लीजिए अगर आप ये सिलेबस कर रहे हैं तो आपकी 2026 में सीट पक्की गाइस। एंड इफ यू वांट टू जॉइन अस, इफ यू वांट सम मोर information regarding the chemistry syllabus, and if you want to take classes from us, you can visit our website NEET iQuanta and you can join our course. We also have a dropper batch course जहाँ पे हम एक साल में आपके दोनों ईयर कवर करा देंगे। So let's begin with first we have physical chemistry, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन केमिस्ट्री जो हमारा रहता है ये चैप्टर सबसे पहले। तो इसमें क्या है हमारे पास, मैटर इन इट्स नेचर, राइट। थोड़ा बहुत अपना डाल्टन रहेगा। अब याद है ना कि इस बार भी पेपर में डाल्टन से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया था कि विच ऑफ द लॉ इज नॉट एक्सप्लेन बाय डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। सोचो बच्चे क्या समझते हैं कि ये तो एनसीईआरटी लेवल का टॉपिक है, बट इट केम इन आवर नीट एग्जाम। तो कोई भी नीश टू नीश, स्मॉलेस्ट टू स्मॉलेस्ट कॉन्सेप्ट भी हमें नहीं छोड़ना है जो कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होगा नीट में। सो वी हैव डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ एटम, जिसमें हम बेसिकली बेसिक मतलब उसका एक स्ट्रक्चर देखेंगे जो हमारे मॉडल्स थे। वी हैव मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, देन वी हैव लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। 5 हमारे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस होते हैं। एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस, ये तो बहुत बेसिक है, मतलब ये समझिए ये चैप्टर वो चैप्टर है जो आपकी फिजिकल केमिस्ट्री का बेस बनाएगा, राइट। तो इसको पढ़ना बिल्कुल मत भूलना। अगर स्टार्ट कर रहे हो अपनी प्रिपरेशन तो एक बार इस चैप्टर को ज़रूर रिकॉल कर लेना और रिवाइज कर लेना। सो मोल कॉन्सेप्ट, मोलर मास, परसेंटेज कॉम्पोजिशन। हाँ, बच्चे सोचते हैं परसेंटेज कॉम्पोजिशन पे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। बच्चों आपको पढ़ना है तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन भी समझना होगा। एम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिकुलर फार्मूला, और जो हमारा स्टोइचियोमेट्री है जो बेसिकली एक बेस है फॉर अदर फिजिकल केमिस्ट्री चैप्टर्स एज वेल। ओके, नेक्स्ट वी हैव सबसे बड़ा एंड इम्पॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर। आप देख सकते हैं मैंने वो सारे, आई हैव pointed out the most important subtopics of each and every chapter। तो आप प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखना और एंड तक समझना। जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर हमारा एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी है। नंबर ऑफ अगर बात करें तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, स्पेक्ट्रम, बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, पोस्टुलेट्स जो भी है बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम के बहुत इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन रिलेटेड टू इट, एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, रेडियाई ऑफ डिफरेंट ऑर्बिट। अगर हम बात करें एनर्जी, जो हमारे बोहर से 3 इन्फॉर्मेशन मिलती है ना, मैथमेटिकल रिलेशन से देखते हैं हम। एक तो अपना हो गया एनर्जी का फॉर्मूला, एक अपना रेडिया का फॉर्मूला, एक वेलोसिटी का फॉर्मूला, कभी कभी फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, उसके भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देयर इज अ डायरेक्ट फॉर्मूला गिवन इट, उसकी एक वैल्यू भी पूछ लेते हैं, तो वो भी आप लोगों को ध्यान से देखना है। बोहर मॉडल, डुअल नेचर, डी ब्रॉगलीज रिलेशनशिप के तो क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे।
हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, देन वी हैव क्वांटम नंबर्स। मैं क्वांटम मैकेनिक्स पे ज़्यादा फोकस नहीं करूँगी क्योंकि वो नॉट पर नीट के लेवल का नहीं है और वो ज़रूरत भी नहीं होती है, बट येस क्वांटम नंबर्स आर इम्पॉर्टेंट। सो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की जगह हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, वेव फंक्शन, नॉट सो इम्पॉर्टेंट। ये वाला जो पार्ट है इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। यस, क्वांटम नंबर हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैंगनी क्वांटम नंबर, एंगुलर क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल, स्पिन, ये सबसे क्वेश्चन आ सकता है। एसपीडीएफ ऑर्बिटल्स, इलेक्ट्रॉन स्पिन, स्पिन क्वांटम नंबर, अफबाउ प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये तो हम साथ साथ में क्वांटम नंबर्स के भी साथ सीखते हैं। हुन्स रूल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल ऑर्बिटल। एक दो ही इसके ऑप्शंस है, एक दो ही इसके पार्ट मतलब एलिमेंट्स है जो हाफ फिल्ड फुली फिल्ड का कॉन्सेप्ट शो करते हैं, तो उसको भी एक बार देख लेना। केमिस्ट्री की बात करूँ, 3 फील्ड की अपनी, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। तो आप अगर फिजिकल के बारे में पूछना चाहोगे तो मैं फिजिकल के लिए यही बोलूँगी कि आप लोग प्लीज़ उसका ना नोट्स अच्छे से बनाओ। मतलब बेसिकली जो भी उसके फॉर्मूलेज हैं, डेरिवेशन को समझो। आपको डेरिवेशन कभी पेपर में नहीं पूछी जाएगी, बट आपको उन डेरिवेशन को अच्छे से समझना है सो दैट यू कैन अप्लाई द फॉर्मूलाज इनटू योर क्वेश्चंस। तो आपको हर चीज़ को समझना अच्छे से ही है। अब कुछ भी चीज़ रटने वाली नहीं होने वाली है। नेक्स्ट ईयर में और भी क्वेश्चन हो सकता है और भी वो डीपर लेवल में पूछे, तो अंडरस्टैंड प्रॉपरली एंड देन अप्लाई इट इन योर क्वेश्चंस, राइट। नेक्स्ट अपना केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। पीरियोडिसिटी का इतना पार्ट ज़्यादा होता नहीं है, तो केमिकल बॉन्डिंग पे आते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ नीट। अगर हम बात करें तो 3 to 4 क्वेश्चंस फॉर शॉर्ट बनते ही बनते हैं। अगर वो इनऑर्गेनिक से पूछेगा तो एक ये चैप्टर हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कॉसल लुइस अप्रोच टू केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ आयनिक एंड कोवलेंट बॉन्ड। सबसे पहले तो आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड के बीच में क्लासिफिकेशन, वेरी बेसिक क्लासिफिकेशन। Formation of ionic bond, factors affecting formation of ionic bond, calculation of lattice enthalpy। अगर lattice enthalpy की बात करें तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप इसको मार्क कर सकते हैं 9। कोवलेंट बॉन्डिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये जो कॉन्सेप्ट है ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये है तो बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट, बट इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस है इवन इन इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक एज वेल। तो आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए टू अंडरस्टैंड इवन द पोलैरिटी टू, right? Fazan rule, dipole moment, valence shell, VSEPR theory, shape of simple molecule, quantum mechanical approach to covalent bonding, basically VBT related to hybridization, SPDF orbitals, resonance again इसका काम यहाँ इतना ज़्यादा नहीं होता है। MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। पैरामैग्नेटिक नेचर के बारे में पूछा जा सकता है। O2 माइनस O2 प्लस के जो हमारे बॉन्ड ऑर्डर है, ये बॉन्ड लेंथ है, उसके बारे में वो रिलेशन पूछ सकता है। देन वी ऑल्सो हैव सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फिगरेशन, होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल के बारे में, कंसेप्ट ऑफ बॉन्ड जो मैंने भी बोला, बॉन्ड एनर्जी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड एप्लीकेशन। ये क्वेश्चन तो हमारा आगे तक चलता ही रहता है। इसके तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लेता है वो, कभी कभी हाइड्रोजन और मतलब डाइपोल मोमेंट्स की बात करें तो उस पर भी क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट केमिकल थर्मोडाइनेमिक्स, जिससे आप लोग बहुत ज़्यादा डरते हो। ये वैसा चैप्टर है नहीं एक्चुअली, बस क्या है इस चैप्टर में ना बहुत सारे कॉन्सेप्टर, बहुत सारे फार्मूलाज हैं, तो इसलिए बच्चे पहले ही घबरा जाते हैं कि हमसे केमिकल थर्मोडाइनमिक्स होगी नहीं। बट स्टिल इफ़ यू कंपेयर द नीट लेवल एंड द जेई लेवल, नीट का लेवल थर्मोडाइनमिक्स में इतना टफ नहीं होता है, ईजी ही होता है। बस आपको क्या याद रखना है, आपको 4 फॉर्म है ना अपने प्रोसेसेस, रिवर्सिबल आइसोथर्मल, रिवर्सिबल एडियाबैटिक, रिवर्सिबल कंप्रेशन, रिवर्सिबल अपना कंप्रेशन फॉर आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक। उन चारों केस को अगर समझ लोगे तो सारा वर्क डन के फॉर्मूले आपको क्लियर हो जाएंगे। रिवर्सिबल अपना केस हो गया आइसोथर्मल एडियाबैटिक के लिए, और रिवर्सिबल अपना इरिवर्सिबल एडियाबैटिक और आइसोथर्मल के जो 4 हमारे प्रोसेस है उसको अच्छे से समझ लेना। देन बेसिक इन्फॉर्मेशन जो सिस्टम सराउंडिंग एक्सटेंसिव एंड इंस्टेंसिव प्रॉपर्टी, इस पे भी कभी कभी वो क्वेश्चन पूछ लेता है, एक 1 लाइनर क्वेश्चन भी आ सकता है। स्टेट फंक्शन, टाइप ऑफ प्रोसेसेस जैसे आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोबारिक, आइसोकोरिक प्रोसेस,
कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क वेरी इंपॉर्टेंट, हीट एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, एक सीक्वेंस में पढ़ते चले जाओगे। जैसे आपने पहले 5 फंक्शन खत्म कर लिए, मतलब वर्क, हीट और हीट कैपेसिटी, उसके बाद अपने स्टेट फंक्शन फिनिश कर लो, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, गिब्स फ्री एनर्जी एंड एंट्रोपी। Entropy and gives free energy if I'll talk in terms of the laws of thermodynamics. So yes, we have molar heat capacity, Hess law. So इसमें चैप्टर में बेसिकली हमारे पास 2 पार्ट होते हैं, थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री जिसमें हमारा ये सब हीट समिशन, एंथैल्पीज ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंबशन इंपॉर्टेंट है, एटोमाइजेशन इज इम्पॉर्टेंट, और ये सब इतना ज़्यादा नहीं है, बट स्टिल यू हैव टू कीप इन माइंड कि आपको पढ़ना है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जिसमें स्पॉन्टेनिटी ऑफ प्रोसेस, डेल्टा एस हमारा जो एक स्टेट फंक्शन है उसके बारे में सीखते हैं, और डेल्टा जी के जो हमारे सीखते हैं इन थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उसका भी थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में आपसे पूछा जाता है। देन वी हैव सोल्यूशन। हाँ, पहले हम क्या कर रहे हैं, हम पहले सारा फिजिकल के पार्ट कर लेंगे फॉर 11th एंड 12th, उसके बाद फिर हमारे दूसरा पार्ट रहेगा। तो पहले अगर हम बात करें सोल्यूशन के बारे में, तो दे आर डिफरेंट मेथड्स फॉर एक्सप्रेसिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। आप इसकी वीडियो मेरी चैनल पे भी देख सकते हैं, यू कैन वॉच ऑन द चैनल ATP स्टार, इट्स गिवन देयर। मैंने वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, मोलालिटी, मोलारिटी, मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज बाय वॉल्यूम बाय मास, वेपर प्रेशर, यहाँ से चैप्टर एक्चुअल में स्टार्ट होता है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस, एंड राउल्स लॉ, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर composition, plot for ideal and non-ideal solutions, colligative property। जो अच्छे क्वेश्चन बनते हैं वो सॉल्यूशन में से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बनते हैं। 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है हमारे पास, कौन कौन सी? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिफ्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड अपना पार्शियल प्रेशर, बेसिकली रॉल्स लॉ जो हमारा होता है। Yes, vapor pressure अपना relative lowering of vapor pressure, depression of freezing point, elevation of boiling point, osmotic pressure, determination of molecular masses using colligative property, abnormal value of molar mass, basically अपना want Hoff factor also, want Hoff factor, right? तो इसके बारे में अच्छे से पढ़ लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम बेसिकली हमारे 2 पार्ट में डिवाइडेड है। वी हैव केमिकल इक्विलिब्रियम एंड वी हैव आयनिक इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहले केमिकल इक्विलिब्रियम की बात कर लेते हैं। तो हमारे पास जैसे बेसिक्स, पहले केमिकल इक्विलिब्रियम में बहुत बेसिक्स पूछे जाते हैं, जैसे इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग फिजिकल प्रोसेसेस, सॉलिड लिक्विड, लिक्विड गैस, सॉलिड गैस इक्विलिब्रिया, हेनरीज लॉ, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग फिजिकल प्रोसेस, इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग जैसे KP-KC के रिलेशन, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, सिग्निफिकेंस ऑफ डेल्टा, डेल्टा G नॉट। बेसिकली इसमें क्या थोड़ा बहुत थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम भी मिक्स आ जाता है। Then we have pressure, temperature, effect of catalyst, basically ली-चैटलर प्रिंसिपल। क्वेश्चन फॉर श्योर एक ली-चैटलर से जरूर बनाता है वो। आयनिक इक्विलिब्रियम की अगर हम बात करें तो उसमें हमारे बहुत सारे फार्मूलेज हैं, pH से रिलेटेड, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस से रिलेटेड, देन वी हैव बफर ऑल्सो। सो सबसे पहले तो बेसिक्स पे काम करेंगे, वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को समझेंगे, आयनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, वेरियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस, जैसे बहुत सारी डिफरेंट थ्योरीज है, acid basis equilibria, ionization constant, ionization of water, pH scale, then we have common ion effect, hydrolysis of salt, pH of their solution, solubility, sparingly soluble salt solubility and solubility product, buffer solution। So ये सब हमारा अगर आप देखो ना, तो वैसे अगर आयनिक की बात करें उसमें क्या है कि टॉपिक्स तो थोड़े हैं, बट उन टॉपिक्स के ना बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं। सो उन टॉपिक्स के बहुत सारे फॉर्मूलेज आपको दिखेंगे, तो आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है, राइट। देन वी हैव रिडॉक्स रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, दोनों ही एक साथ हम समझते हैं, जैसे ऑक्सीडेशन नंबर, बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि वो आपको ABC करके फॉर्म में दे देगा, एंड यू हैव टू टेल द नंबर कि लाइक कौन सा कैसे बैलेंस करे, वेदर इट इज़ इन एसिडिक मीडियम और वेदर इन बेसिक मीडियम। So then we have concept of electrolytic and metallic conductor, electrolytic and metallic conductor, conductance in electrolytic solution, molar, basically conductors का जो हमारा पार्ट है, concentration, Collatz law and its application,
Electrochemical cells, we have two type of cell, electrolytic cell and galvanic cell. Different type of electrodes, Nernst equation, half cell reaction, EMF calculate करना. हाँ, रिलेशनशिप बिटवीन सेल पोटेंशियल एंड गिव्स एनर्जी. और एक ये लास्ट जो पार्ट है ना, जो बच्चे हमेशा छोड़ के जाते हैं, उससे भी क्वेश्चन आता है, ड्राई सेल, फ्यूल सेल एंड लेड एक्यूमुलेटर. ये थ्योरेटिकल पार्ट है हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, तो आपको इसको भी समझ के जाना है. समझ के तो जाना ज़्यादा नहीं है इसमें, एक्चुअली इसमें आपको याद करना पड़ेगा, तो ये वाला पार्ट भी याद कर लेना, ठीक है. आप बायो रिवाइज करते हो, मेमोराइज करते हो, वैसे भी आप केमिस्ट्री को यूज़ कर सकते हो. गाइज, अगर मैं एक चीज़ बोलूँ नीट के पेपर के लिए, तो अगर आपका बायो और केमिस्ट्री स्ट्रांग है ना, तो यू हैव बेटर चांस एंड बेटर chance to obtain good rank in NEET paper. So if you have strong bio and chemistry, you have plus point, या वो आपके लिए एक profit है या benefit है कि आप नीट के पेपर में अच्छा स्कोर पा सकते हो. सो कीप योर केमिस्ट्री एंड बायो स्ट्रांग. मैं आपको एक ही सजेशन दूंगी. देन वी हैव केमिकल काइनेटिक्स. ये चैप्टर ना, मतलब मेरा बहुत फेवरेट चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स. बहुत इजी भी है, इसमें ज़्यादा टफ नहीं है पार्ट. बहुत सिंपल सिंपल चीज़ों के बारे में पूछा गया है. रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में बताया गया कि किस रेट से हमारी केमिकल रिएक्शन आगे जाएगी. Factors affecting rate of reaction, concentration, temperature, pressure, catalyst, elementary complex reaction, order, molecularity, rate law, rate constant, unit, different integral forms of zero and first order reaction, characteristics and half-life, effect of temperature on the rate of reaction. एक equation होती है अपनी Arrhenius theory. There is an effect of temperature by giving that value log K2 by K1 equals to E upon 2.303 R, ब्रैकेट में भी है 1/T1 minus 1/T2, उसकी बात कर रहा है वो. देन वी हैव Arrhenius इक्वेशन. लास्ट कोल्यूशन थ्योरी ऑफ बायोमोलिकुलर गैसेस नॉट सो इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे मेंशन भी किया गया है कि इसकी डेरिवेशन की भी ज़रूरत नहीं है हमें. नेक्स्ट आ जाते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिससे आपको रटना नहीं है. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बच्चे बोलते हैं रटने वाली है. रटने वाली नहीं है, समझ के याद करने वाली है. यस, आपको चीज़ों के बारे में थोड़ा समझना है और थोड़ा बहुत उसको मेमोराइज करना है, याद रखना है. रटना नहीं है चीज़ों को लेके. हाँ, कुछ एलिमेंट्स के जो कलर होंगे या ऑक्सीडेशन नंबर होंगे, उसको थोड़ा थोड़ा आपको याद करना पड़ेगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. बायो वाले हो, लर्न करना जानते हो, ये याद रखना हमेशा. क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एंड प्रेजेंट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल. अच्छा, हमने ना केमिकल काइनेटिक्स पढ़ लिया है फिजिकल में. एक्चुअली अगर मैं बोलूँ तो केमिकल काइनेटिक्स इज अ मेजर पार्ट ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. हम उसको, अगर क्या था कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को वेटेज नहीं मिल रही थी, इसलिए केमिकल बॉन्डिंग को इनऑर्गेनिक में रखा जाता है, बट वहाँ पे भी समझ लिया, कोई बात नहीं. क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिक टेबल, इसमें जो हमारा पार्ट आने वाला है वो है हमारा कौन सा, पीरियोडिसिटी. पर कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आए कि जो न्यू एलिमेंट्स थे ना, उनके भी नाम पूछे गए हैं, कि जैसे रदरफोर्डियम का क्या एटॉमिक नंबर है, लॉरेंशियम का क्या एटॉमिक नंबर है. इस तरह की भी क्वेश्चन आप देख सकते हो अगर आप पुराने पेपर्स देखो. तो वो मैं ये बोलूँगी, अगर इस साल आपको प्रिपेयर करना है तो 2020 के पहले वाले पेपर ज़्यादा सॉल्व कर लेना, उससे आपको ज़्यादा अच्छी क्लैरिटी आएगी, क्योंकि वो पुराने पेपर्स थोड़े से 5 साल के पेपर से थोड़े से टफ है. सो विल गेट टू नो कि जिस क्या है होने वाला है, 2026 का पेपर कैसे होने वाला है. तो SPDF ब्लॉक एलिमेंट्स, पीरियोडिक ट्रेंड्स एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, वैलेंस ऑक्सीडेशन स्टेट्स एंड केमिकल रिएक्टिविटी. बहुत इजी एंड बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मतलब ज़्यादा पोर्शन है भी नहीं, अगर आप देख सकते हो. देन वी हैव पी ब्लॉक. अच्छा, अब जो हमारा पी ब्लॉक बेसिकली था ना, तो वो 13 टू ग्रुप 18 लिखा हुआ है, बट इसमें भी अगर हम बात करें तो 13 से ज़्यादा नहीं आता है, 14 से ज़्यादा नहीं है. इट्स मेजरली फ्रॉम 15 टू 18 मान लो, ठीक है, 15 टू 18 है. सो आपको उसमें बेसिकली क्या रहता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के जो ऑर्डर है वो आपको याद होने चाहिए, ट्रेंड्स पता होने चाहिए फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ के. Then we have unique behavior of first elements in each group. Anomalous properties of second period elements, काफ़ी एक अच्छा कॉन्सेप्ट बनता है इनऑर्गेनिक के पी ब्लॉक में. Then we have laws of motion. ओह, ये तो गड़बड़ हो गया, नहीं, हाँ सॉरी, दैट इज नॉट देयर. वो फिजिक्स का पार्ट बीच में आ चुका है, ये नहीं है केमिस्ट्री का पार्ट.
चलो यूनिट 11 पे देखते हैं अपना DNF ब्लॉक एलिमेंट है, ट्रांजिशन एलिमेंट, जनरल इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वही हमारा ये चैप्टर ना, मतलब ये कुछ सालों से बड़ी चर्चा में है। DNF ब्लॉक जेई में भी बहुत बड़े इसके क्वेश्चन आने लगे हैं और नीट में भी आने लगे, तो ये ना फेवरेट हो गया हमारे NTA के लिए, तो इसको पढ़ लेना, इसको छोड़ना मत। अगर बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दो चीज़ें हमारे पास K2CR27 और K-4 की फिजिकल प्रॉपर्टी प्रिपरेशन काफ़ी पूछी जाती है। कलर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कलर तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कैटालिटिक बिहेवियर नहीं जाना, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पे भी नहीं जाना, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन देखना है, एंड जनरल ट्रेंड्स भी बहुत ही कम पूछता है DNF में, वो ज़्यादातर तो कलर ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी प्रिपरेशन पे खेलता है। इनर ट्रांजिशन F ब्लॉक की बात करें उन्होंने, F ब्लॉक के बताया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन और एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन तो हम अपना पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में भी सीखते हैं। Then we have coordination compound, most important chapter of inorganic chemistry. Yes, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। कोऑर्डिनेशन, केमिकल बॉन्डिंग एंड DNF ब्लॉक, अगर मैं इन 3 P ब्लॉक इनऑर्गेनिक चैप्टर्स की बात करूं तो ये सबसे ज़्यादा वेटेज रखते हैं हमारे नीट के पेपर में, तो आप इसको ध्यान से पढ़ना और ध्यान से समझना। जो भी मैंने टॉपिक्स दिए गए हैं, वी हैव वर्नर थ्योरी बेसिक, जो हमारा पहली थ्योरी बनी गई थी कोऑर्डिनेशन के लिए, लीगेंड्स के बारे में, कोऑर्डिनेशन, नंबर, डेंटिसिटी, चिलेशन, IUPAC नॉमेनक्लेचर का एक क्वेश्चन बनता है, आइसोमेरिज्म, बॉन्डिंग, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से बहुत कम, क्रिस्टल फील्ड, कलर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज से बहुत ज़्यादा, अगेन क्वालिटेटिव एनालिसिस, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल एंड बायोलॉजिकल सिस्टम, वो चीज़ ऐसी है जो अगर आपको एप्लीकेशन याद है तो आप आंसर दे पाओगे, अदरवाइज फोकस ऑन द अबव टॉपिक्स व्हिच आई हैव मेंशन्ड हियर। सो मूविंग ऑन, वी हैव आवर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसको तो हम बिल्कुल नहीं भूलेंगे, ये तो हमारे नीट के पेपर के लिए एक हमारी देवी है जिनको आपको फॉलो करना पड़ेगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं की तो नीट का पेपर क्लियर नहीं होने वाला है, मैं पहले ही बता रही हूँ। जिसकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रांग नहीं है वो अभी से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्ट्रांग करना शुरू करो, क्योंकि नीट का मेजर पार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही है, तो प्लीज़ आप उसको स्ट्रांग कर लेना। प्यूरिफिकेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, काइंड ऑफ अ थ्योरेटिकल चैप्टर, मोर ऑफ मेमोराइजिंग, जहाँ पे आपको डिफरेंट टेस्ट याद करने पड़ेंगे, ये प्रैक्टिकल नॉलेज पे ज़्यादा बेस्ड होता है, और एक दो क्वेश्चन, इसका भी एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है कभी कभी, तो देख लेना एक बार, जितना हो सके। मैं बोलूँगी ज़्यादा फोकस मत करना, एंड में देखना, बट हाँ अगर तुम लोगों ने इसको ऑलरेडी 2-3 बार पढ़ लिया, तो अगर अभी 2-3 बार पढ़ लोगे तो यू कैन अचीव गुड numbers, the good marks in this part also. Then we have some basic principles of organic chemistry like tetravalency of carbon, shape of simple molecule, hybridization, classification of organic compound, functional group उनके सबके हमारे जो basically basic concept समझते हैं ना, जैसे IUPAC nomenclature में आ सकता है, स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो आइसोमर, और सबसे ज़्यादा बात करूँ तो स्टीरियो आइसोमर के ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, नॉमेनक्लेचर, ट्राइवल एंड IUPAC नेम, देन वी हैव अबाउट द कोवेलेंट बॉन्ड फिजन, मतलब जैसे टाइप ऑफ इंटरमीडिएट, फ्री रेडिकल, कार्बोकैटायन, कार्बोनाइन, स्टेबिलिटी ऑफ दीज इंटरमीडिएट्स, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन कोवेलेंट बॉन्ड आर इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, रेजोनेंस एंड हाइपर कॉन्जुगेशन, कॉमन टाइप ऑफ रिएक्शन वी हैव, सब्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, देन वी हैव, दिस इज इम्पॉर्टेंट, सेकेंड, मतलब ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, और ये तो बहुत कम पूछी जाती है इसलिए इसको लीस्ट प्रायोरिटी में रखा है, बहुत कम आती है ये। हाइड्रोकार्बन, सो हाइड्रोकार्बन बेसिकली अबाउट एल्केन, एल्कीन, एल्काइन एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, तो उनकी जितनी भी प्रिपरेशन है, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसके बारे में आपको पढ़ना है। एल्केन्स में हमारे कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म दिखता है और एल्कीन में हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है, तो उसके बारे में एक बार जरूर पढ़ लेना। उसकी जितनी भी रिएक्शन है, मार्कोनिकॉफ एंड एंटी मार्कोनिकॉफ रिएक्शन, ओजोनोलिसिस, पॉलिमराइजेशन, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एल्काइन, हैलोजन रिएक्शन, हाइड्रोजन हेलाइड्स, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के तो नॉमेनक्लेचर में भी कभी कभी एक क्वेश्चन मिल जाता है,
structure and aromaticity, mechanism of electrophilic substitution, halogenation, nitration, very very important reaction, Friedel-Crafts reaction, directive influence. ये जो part है ना, directive influence of functional group in mono substituted benzene काफ़ी important है as per from the hydrocarbon part. तो इसको एक बार आप पढ़ लेना. कुछ भी डाउट हो, आप लोगों को कुछ भी इश्यू आ रहा हो, तो यू कैन ज्वाइन आवर बैच. 1 ईयर बैच है, हमने लॉन्च किया है. फॉर दैट यू नीड टू विजिट आवर वेबसाइट, दैट इज नीट आई क्वांटा, www.neetiquanta. You can understand about the courses, and if you have any issue you can contact us, and आप हमसे personalized information, personalized guidance पा सकते हैं. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग हैलोजन, बेसिकली अपना हैलो एल्केन्स एंड हैलो अरीन्स. सो इसमें हमारा जो पार्ट है ना, वो बेसिकली अब क्या है, एनसीईआरटी में ही SN1 और SN2 हम करते हैं, बट जब मैं पढ़ाने जाती हूँ तो मैं अलग से एक कॉन्सेप्ट सिखाती हूँ, रिएक्शन मैकेनिज्म, बेसिकली दैट इज सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन. उसको मैं अलग से सिखाती हूँ क्योंकि वही हमारे जितने भी क्लास 12 के ऑर्गेनिक चैप्टर है ना, उनका बेस बनाता है. तो दिस यू शुड बी अवेयर ऑफ कि पहले आप रिएक्शन मैकेनिज्म को समझ लो एंड देन क्लास 12 के सारे चैप्टर्स को फॉलो करो. सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग ऑक्सीजन, जैसे अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर की जो जितनी भी हमारी प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज और रिएक्शंस है, अल्कोहल, फिनॉल जैसे मेंशन भी कर दिया है कौन कौन सी रिएक्शन है, मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन, एसिडिक नेचर, देन वी हैव electrophilic substitution, halogenation, nitration, sulfonation, Remer-Timmer reaction is very very important. Ether structures, nucleophilic addition reaction, aldehyde and ketones का जो चैप्टर है वो भी अच्छे वेटेज रखता है, उसकी भी बहुत सारी रिएक्शन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है. जैसे अगर हम बात करें क्लेमेंशन रिडक्शन रिएक्शन, वुल्फ-किर्चनर रिडक्शन, कैनिज़ारो, एल्डोल कैनिज़ारो को तो भूलना मत. ये तो एक क्वेश्चन मैं गारंटी दे सकती हूँ कि ये क्वेश्चन आपका आएगा, राइट. कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिडिक स्ट्रेंथ एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इट, जैसे इसमें हमारा SIR और SIP के बारे में समझते हैं. SIR इज स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस एंड SIP इज स्टेरिक इनहिबिशन इन प्रोटोनेशन, उससे भी रिलेटेड कॉन्सेप्ट आ जाते हैं. देन वी हैव ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, बेसिकली यार अमीन्स का चैप्टर. ये चैप्टर भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जा रहा है, मतलब इसके भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बन रहे हैं. डाइजोनियम सॉल्ट, इंपॉर्टेंस इन सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, प्रॉपर्टीज, रिएक्शन, यूजेस, नॉमेनक्लेचर, बेसिक कैरेक्टर. एज वी आर टॉकिंग अबाउट अमीन्स तो हम बेसिक कैरेक्टर की बात ज़्यादा करेंगे. आइडेंटिफिकेशन, इसमें बहुत सारे टेस्ट है फॉर आइडेंटिफाइंग अमीन्स, लाइक वी हैव आर Hinsberg test, then we have our Gabriel Thalamine synthesis test, और कार्बोलामीन टेस्ट होता है. मस्टर्ड ऑयल टेस्ट भी है इसमें जो डिटरमाइन करता है डिफरेंट अमीन्स के बारे में. बायोमोलिक्यूल्स, ये तो आप लोग बायो में भी पढ़ते हो ना, तो आपको आई थिंक इशू नहीं है. बायोमोलिक्यूल्स का एक क्वेश्चन बनेगा, पक्का से बनेगा, तो अच्छे से पढ़ के जाना प्लीज़, इसको नहीं छोड़ना है, इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है. बच्चे क्या करते हैं, याद करने वाला है, और आई थिंक बायो वाले तो बायोमोलिक्यूल को नहीं छोड़ेंगे. तो आप इसको ज़रूर एक बार पढ़ लेना, देख लीजिए कौन कौन से पार्ट हमारे इंपॉर्टेंट है. कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन, सारे ये सारे. न्यूक्लिक एसिड, हमारे जो एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, उनकी जो क्लासिफिकेशन है अलग से दे रखी है, वो भी आप लोग प्लीज़ इसको समझ लेना. मूविंग ऑन, प्रिंसिपल रिलेटेड टू प्रैक्टिकल केमिस्ट्री. ये एक बहुत कम बच्चों को याद होता है, बट हाँ जिसको याद होता है उसके लिए ये बहुत बढ़िया चीज़ है कि लाइक अगर आप ये वाला चैप्टर कर पा रहे हैं. तो मैंने इसकी भी डिटेल वर्जन लिख दिया है कि लाइक अगर हम बात करें तो डिटेक्शन ऑफ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स लाइक नाइट्रोजन, सल्फर एंड हेलोजन. फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात करें, मोहर, सॉल्ट, पोटैश, एलम, इनकी सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. एंड कटाइंस, बेसिकली सॉल्ट एनालिसिस, दिस इज आवर सॉल्ट एनालिसिस, कैटाइनिक रेडिकल एंड बेसिक रेडिकल, ये सब हमारा रहेगा. एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, CSO4, स्ट्रॉन्ग बेस, लायोफिलिक सॉल्ट्स, राइट. दैट्स ऑल वी हैव फॉर दिस. आई थिंक काफ़ी डिटेल में मैंने आप लोगों को केमिस्ट्री सिलेबस फॉर नीट बता दिया गया, एंड इट्स अ वेरी शॉर्ट वीडियो, ज़्यादा लंबी वीडियो तो नहीं है. तो आप इसको शुरू से लेके एंड तक देखना. एक तो हर चैप्टर की जो सब टॉपिक मैंने मेंशन की हैं उसको समझ लेना गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. थैंक यू, एंड प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, जिसने ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई नहीं की है 11th में या जिसने ड्रॉप लिया है, दिस इज़ योर टाइम, दिस इज़ योर बेस्ट टाइम टू गिव योर बेस्ट शॉट एंड
fix your seat in 2026 NEET exam. Thank you so much. Have a good day.